हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज से हम पढ़ने जा रहे हैं भारतीय न्याय संहिता 2023। ये नया एक्ट है, अब पुराना ही समझ लो हो चुका है। 1 जुलाई 2024 को ये एक्ट जो है वो लागू किया गया था, है ना। तो इसके बारे में जानते हैं। भारतीय न्याय संहिता, इसमें चैप्टर्स अगर हम देखें तो चैप्टर 20 दिए गए हैं। सेक्शंस की अगर हम बात करें तो 358 सेक्शन दिए गए हैं। आईपीसी में पहले जो सेक्शंस थे वो सेक्शन 511 तक दिए गए थे, और उसमें जो चैप्टराइजेशन था वो चैप्टराइजेशन 22 थे, ठीक है। उसका कमेंसमेंट डेट जो थी वो अलग थी, अभी इसमें जो है वो अलग है। तो हमको दोनों ही एक्ट पढ़ के रखना पड़ेगा, क्योंकि दोनों ही एक्ट कोर्ट में जो है वो चल रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम इस एक्ट की बात करें तो ये एक्ट जो है, एक्ट नंबर भारतीय न्याय संहिता, इसका एक्ट नंबर भी हम पढ़ते हैं। एक्ट नंबर 45 है 2023 का। सबसे पहला चैप्टर जो है वो सेक्शन 1 से लेके 3 तक प्रिस्क्राइब किया गया है। सेक्शन 1 कहता है शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट एंड एप्लीकेशन। सेक्शन 2 डेफिनेशन, एंड सेक्शन 3 जो है वो जनरल एक्सप्लेनेशंस की बात करता है। पहले अगर हम आईपीसी को देखें तो उसमें जो थे जनरल जो क्लॉज होते थे, जनरल एक्सेप्शन होते थे, उसी में ही डेफिनेशन क्लॉज दिया गया था। लेकिन इसमें जो है भारतीय न्याय संहिता में सेपरेटली डेफिनेशन क्लॉज बनाया गया है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। इसी तरीके से जो सेक्शंस हैं वो सेक्शंस उसमें जो दिए थे, जो रिपील थे वो हटा दिए गए हैं, और जो सेक्शन एक ही जैसे थे, जैसे वुमेन से रिलेटेड, चिल्ड्रन से रिलेटेड ऑफेंस हो गए, तो उनको एक ही सेक्शन में कोलैबोरेट करके सब क्लॉज में दे दिया गया है, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। हमारा सेक्शन 1 है शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड एज शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट एंड एप्लीकेशन। सब क्लॉज कहता है 1, ये कहता है दिस एक्ट में बी कॉल्ड भारतीय न्याय संहिता 2023। सेक्शन 2 ये कहता है, सेक्शन 1 का 2 सब क्लॉज ये कहता है इट शैल केम इनटू फोर्स ऑन सच डेट। जो सच डेट है वो नीचे दी गई है 1 जुलाई 2024। As the central government may by notification in the official gazette appoint, and different dates may be the appoint for the different provision of this संहिता, ठीक है। डिफरेंट डेट्स पे ये जो है इसमें अपॉइंट किया गया है डिफरेंट प्रोविजंस को, ठीक है। सेक्शन 2 हुआ करता था जो हमारा, वो इसमें सेक्शन 1 में सब क्लॉज 3 के नाम से डाल दिया गया है कि एवरी पर्सन शैल बी लायबल टू पनिशमेंट अंडर द संहिता एंड not otherwise for every act omission contrary to the provision thereof which he shall be guilty within India, ठीक है। अगर उसने ऑफेंस इंडिया में किया है, इस संहिता के अनुसार किया है, तो उसको गिल्टी इंडिया के अंदर माना जाएगा, और उसका जो प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा इस संहिता का ही प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा। इसके बाद ये जो सब क्लॉज है ना, ये सेक्शन 2 का है आईपीसी का, वही इसमें डाल दिया गया है। जो सब क्लॉज 3 बनाया गया है हमारे उसमें सेक्शन 1 का 3 पॉइंट। सेक्शन 1 का जो 4 पॉइंट बनाया गया है वो सेक्शन 3 ऑफ आईपीसी का सेम टू सेम इसमें उतार दिया गया है। एनी पर्सन लाइबल बाय एनी लॉ for time being in force in India to be tried for an offence committed beyond India shall be dealt with according to the provision of the Sanhita for any act committed beyond India in the same manner as if such act had been committed within India, ठीक है। कोई भी पर्सन है अगर वो लाइबल है बाय एनी लॉ के अंदर, टाइम बीइंग इन फोर्स जो इंडिया में चल रहा है, उसको ट्राई किया जाएगा, उस ऑफेंसेस को उन ऑफेंसेस को ट्राई किया जाएगा इंडिया में ही, भले ही जो ऑफेंस हुआ हो वो इंडिया के बाहर हुआ हो, उसको फिर भी इंडिया के लॉ के अकॉर्डिंग ही ट्राई किया जाएगा। सेक्शन 4 जो था हमारा आईपीसी का, वो इसमें सब क्लॉज 5 के नाम से डाला गया है हमारे आईपीसी में। अगर हम वहां से -1 कर दोगे तो यहाँ के सब क्लॉजेस बन जाएंगे, है ना। इस सेक्शन 1 में ऑफ भारतीय न्याय संहिता में -1 का फॉर्मूला काम आ जाएगा। अगर हम आईपीसी के प्रोस्पेक्टिव से पढ़ रहे हैं और हमको सेक्शन याद करना है, तो इसमें सेम टू सेम चीजें वही हैं, कुछ अभी इसमें कॉरेस्पॉन्डिंग चेंज नहीं है ना। वही सेक्शन उठा के अभी इसमें फिलहाल डाला जा रहा है, जो चेंजेस होंगे तो वो पता चल जाएंगे, ठीक है। तो सेक्शन 4 आईपीसी का, और यहाँ का
सब क्लॉज 1 का 5 जो है वो कहता है द प्रोविजन ऑफ दिस संहिता शेल ऑल्सो अप्लाई टू एनी ऑफेंस कमिटेड। इसमें 3 पॉइंट वही है एज इट इज। ए कहता है एनी सिटीजन ऑफ इंडिया इन एनी प्लेस विदाउट और बियॉन्ड इंडिया, कोई भी सिटीजन है इंडिया का, ठीक है, अगर वो किसी जगह जाके ऑफेंस करता है तो भले ही वो इंडिया के बाहर भी है तो भी वो इंडिया के लॉ के अकॉर्डिंग ही ट्राई किया जाएगा। एनी पर्सन, कोई भी पर्सन है जिसकी शिप है या एयरक्राफ्ट है रजिस्टर्ड है इंडिया में और वो कहीं और जाके ऑफेंस करता है तो फिर वो इंडिया के लॉ के अकॉर्डिंग ट्राई किया जाएगा। सब क्लॉज इसमें 5 का सी पॉइंट ही कहता है 1 का सब क्लॉज 5 उसका सब हेडिंग है सी, ठीक है। तो एनी पर्सन इन एनी प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया कमिटिंग ऑफेंस टारगेटिंग अ कंप्यूटर रिसोर्सेज लोकेटेड इन इंडिया, अगर कोई ऑफेंस होता है तो फिर उसको भी इंडियन की लॉ के अकॉर्डिंग ही ट्राई किया जाएगा। मतलब कंप्यूटर रिसोर्सेज लोकेट की इंडिया के कंप्यूटर रिसोर्सेज को अगर आप हैक कर रहे हैं या कोई भी उसके रिसोर्सेज को, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को लेके अगर ऑफेंस करते हैं आप बाहर, तो भले ही आप इंडिया में रह रहे हो या बाहर रह रहे हो, आपको यही ट्राई किया जाएगा। एक्सप्लेनेशन ये कहता है इन दिस सेक्शन द वर्ड ऑफेंस इंक्लूड्स एवरी एक्ट। ऑफेंस में सारे एक्ट्स आ जाते हैं आपके, जो भी आप क्रिमिनल टाइप के एक्ट कर रहे हो, ठीक है। कमिटेड आउटसाइड द इंडिया विच ही कमिटेड इन इंडिया, भले ही आउटसाइड करो या कमिटेड इंडिया में करो, वुड बी पनिशेबल अंडर दिस संहिता, तो आपको इस संहिता के अंडर ही पनिशेबल किया जाएगा। इलिस्ट्रेशन वही हमारा युगांडा वाला दिया हुआ है। ए हु इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया कमिट्स अ मर्डर इन एनी प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड द इंडिया, he can be tried and convicted of murder in any place in India in which he may be found, ठीक है। युगांडा वर्ड हटा के यहाँ पे इंडिया डाल दिया गया है। अगर ए जो है वो सिटीजन ऑफ इंडिया है और मर्डर करता है किसी भी जगह पे, एनी प्लेस विदाउट, भले ही वो इंडिया में मर्डर करे या इंडिया के बाहर मर्डर करे, उसको ट्राई इसी तरीके से किया जाएगा जैसे कि उसने मर्डर इंडिया में ही किया है, ठीक है। भले ही अगर इंडिया के बाहर भी उसने कोई मर्डर या कोई क्राइम किया है सीरियस टाइप का, तो उसको ऐसे ही माना जाएगा कि उसने इंडिया में ही क्राइम किया है, इसलिए उस पर इंडियन लॉज जो है अप्लीकेबल हो जाएंगे, ठीक है। और वो कहीं पर भी इंडिया के प्रोस्पेक्टिव में पाया जाए, है ना, या फॉरेन से उसको यहाँ लाया जाए तो उसको इंडियन लॉज जो है उसमें अप्लाई हो जाएंगे। तो ये सेक्शन 4 हमारा आईपीसी का था और यहाँ पे इसको डाल दिया गया है 1 के 5 में और 5 के भी उसमें डाल दिया गया, इलिस्ट्रेशन में डाल दिया। इसमें 1 का 6 सब क्लॉज भी है जिसमें ये कहा गया है कि नथिंग इन दिस संहिता शैल अफेक्ट द प्रोविजन ऑफ एनी एक्ट ऑफ punishing mutinying and desertion of the officer, soldier, sailor or airman in the service of the government of India or the provision of any special and local law, ठीक है। तो ये जो सेक्शन है, ये जो संहिता है, इसके जो प्रोविजंस हैं वो आर्मी, नेवी या ऐसे जो स्पेशल लॉज हैं हमारे, है ना, उसमें अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। उनको उनके ही लॉज जो हैं वो एप्लीकेबल होंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारा सेक्शन 5 है जो हमारा आईपीसी में था, वो अप्लाई किया गया है यहाँ पे, ठीक है। सब क्लॉज 6 में डाल दिया गया है। इसके बाद आते हैं हम डेफिनेशन क्लॉज की तरफ। तो डेफिनेशन हमारा इसमें जो पहले रैंडमली दी गई थी हमारे आईपीसी में, मतलब कोई वर्ड अल्फाबेटिकली ऑर्डर में नहीं दी गई थी, इसमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में डेफिनेशंस दी गई हैं। इसमें जो टोटल डेफिनेशन की अगर हम बात करें कि कितनी डेफिनेशंस दी गई हैं, तो टोटल डेफिनेशंस का जो नंबर है इसमें वो है 39, मतलब 40 नहीं हो पाया, 39 इसमें टोटल डेफिनेशन क्लॉज के अंदर डाली गई है। सबसे पहली डेफिनेशन डाली गई है एक्ट की। इसमें ये बताया गया जो एक्ट है उसको डिनोट किया जाएगा एज वेल एज अ सीरीज ऑफ एक्ट एज अ सिंपल एक्ट, ठीक है। अगर आप सीरीज ऑफ एक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको सिंगल एक्ट ही माना जाएगा, ठीक है। मान लो इससे एग्जांपल देते हैं कि कोई पर्सन है, अगर आपने उसको एक चांटा मारा तो वो एक क्राइम कराया जाएगा। अगर आपने उसको 10 या 100 या 1000 या 1,00,000 चांटे भी मारे तो वो सिंगल एक्ट की कैटेगरी में ही आएगा, ठीक है। इसके बाद आते हैं 2, डेफिनेशन नंबर 2 जो दी गई है 2 के 2.2 है ना, 2.2 से हम इसको कर लेते हैं, बार बार सब क्लॉज बोलेंगे तो फिर टाइम हो जाता है, ठीक है।
तो टू में दिया गया है एनिमल। एनिमल मीन्स एनी लिविंग क्रिएचर अदर देन अ ह्यूमन बीइंग। ठीक है, एनिमल की डेफिनेशन ये बोला गया है कोई भी लिविंग क्रिएचर है पर वो ह्यूमन बीइंग नहीं है तो वो एनिमल के कैटेगरी में आएगा। मान लो कि कोई कॉकरोच है तो भी वो एनिमल की कैटेगरी में आएगा, और मान लो कोई लॉयन है तो भी वो एनिमल की कैटेगरी में आएगा, और मान लो कोई वो बर्ड है तो वो भी एनिमल की कैटेगरी में आएगा। मतलब अदर देन ह्यूमन बीइंग कुछ भी है तो वो एनिमल की कैटेगरी में यहाँ पे रखा गया है। ठीक है, तो ये हमारा सब क्लॉज 2 था। इसके बाद आते हैं डेफिनेशन नंबर 3, जो चाइल्ड की डेफिनेशन दी गई है, मीन्स एनी पर्सन बिलो द एज ऑफ 18 ईयर। ठीक है, चाइल्ड की डेफिनेशन में सिर्फ और सिर्फ इनने 18 ईयर्स बताया गया है कि कोई भी पर्सन है अगर उसकी एज 18 ईयर है, भले ही वो मेल है या फीमेल है, डजेंट मैटर, उसको चाइल्ड की कैटेगरी में माना गया है। सब क्लॉज 4 ये कहता है 2.4 counterfeit, a person is said a counterfeit whose causes one thing to resemble another thing and intending by meaning of that resemble to practices deception or knowing it likely knowing to be likely the deception will be thereby be a practice। तो इसमें इस डेफिनेशन में ये बताया गया है कि कोई भी पर्सन है काउंटरफिट कर रहा है, दैट मीन्स कोई भी एक थिंग है उसमें रिजेंबल कर रहा है, कोई चीज उसमें या तो रिजेंबल कर रहा है, जोड़ रहा है या घटा रहा है ना, कुछ उसमें एडिशन कर रहा है, जोड़ रहा है, घटा रहा है, तो उसको ये माना जाएगा कि वो किसी प्रकार का जो है इसमें जानबूझ के डिसेप्शन करने की कोशिश कर रहा है। तो जानबूझ के कर रहा है डिसेप्शन करने की कोशिश, या नहीं पता है उसे, है ना, तो भी वो इस तरीके की अगर प्रैक्टिसेस करता है तो काउंटरफिट कहलाएगा। अगर हम इसका हिंदी के प्रोस्पेक्टिव में देखें तो इसमें कूटकरण दिया हुआ है, काउंटरफिट को हिंदी में कूटकरण कहेंगे। कोई भी व्यक्ति जो एक चीज को दूसरी चीज के सदस्य या इस आशय से करता है कि वह इस सदस्य से प्रवंचना करे, या इस संभव जानते हुए करता है कि उसके द्वारा प्रवंचना की जाएगी, और वह कूटकरण करता है या कहा जाता है कि वह कूटकरण है। ठीक है, तो यहाँ सिंपल सी मतलब है, अगर आप किसी को धोखा दे रहे हो, कोई चीज आप किसी को सेल कर रहे हो, बेच रहे हो, है ना, और उसमें आप कोई चीज ऐड करते हो या उससे हटा देते हो, और ये जो चीज है ये आप जानबूझ के करते हो या बिना जाने करते हो, तो आप काउंटरफिट ही करते हो। ठीक है, एक्सप्लेनेशन 1 ये कहता है इट इज नॉट एसेंशियल टू काउंटरफिटिंग दैट इमिटेशन शुड बी एग्जैक्ट। ठीक है, इसमें ये बोला गया है कि मतलब सेम टू सेम हो ये जरूरी नहीं है, अगर आप कर रहे हो दैट मीन्स वो काउंटरफिटेड माना जाएगा। एग्जैक्ट होना जरूरी नहीं है, डिफरेंट है तो भी माना जाएगा। ठीक है, एक्सप्लेनेशन 2 ये कहता है व्हेन अ पर्सन कॉजेज अ वन थिंग टू रिजेंबल अनदर एंड द रिजेंबल in such that a person might be deceived thereby shall be presumed until the contrary is proved, that the person so causing the one thing to resemble the another thing intend by mean of that resemble to the practice and deception of knowing it likely that deception would be thereby a practice। ठीक है, तो इसको रेगुलर वे में आप करने लगते हो, जानबूझ के आप किसी को धोखा देने की नियत से इस तरीके का अगर आप कर रहे हो तो वो इसमें माना जाएगा। ठीक है, हिंदी के स्पष्टीकरण से और समझ में आ जाएगा अच्छे से। जब कोई व्यक्ति एक चीज को दूसरी चीज से के सदस्य कर दे और सादस्य ऐसा कि उसके द्वारा किसी व्यक्ति को प्रवंचना हो सकती है, तो जब तक प्रतिकूल साबित ना किया जाए यह उपधारणा की जाएगी कि जो व्यक्ति एक चीज को दूसरी चीज के इस प्रकार सदस्य बनाता है कि उसका आशय उस सदस्य द्वारा प्रवंचना करने का था, या वह यह संभव जानता था कि उसके द्वारा प्रवंचना की जाएगी, है ना, वही जानबूझ के उसने धोखा देने की नियत से किया है कि नहीं किया ये डजेंट मैटर, बट उसने उस टाइप का अगर कोई पैसा बनाया है या खाने पीने की चीज है उससे माइंड, तो वो काउंटरफिट में ही आएगा, है ना। काउंटरफिट में ज्यादातर कॉइन को ही लिया जाता है ना, कॉइन्स हो गए, नोट्स हो गए, करेंसी हो गई, तो ये सारे के सारे काउंटरफिटेड में आते हैं आपके।
इसके बाद है 5 नंबर पे दिया गया है डेफिनेशन के 5 में कोर्ट दिया गया है। कोर्ट का मतलब वही है, कोर्ट मीन्स अ जज हु इज एम्पावर्ड बाय लॉ टू एक्ट जुडिशरी अलोन और बॉडी ऑफ जजेस विच इज एम्पावर्ड बाय law to act judiciary as a body when such judge or body of judges is acting judiciary। ठीक है, कोर्ट का मतलब ये है कि कोई भी जज है और उसको लॉ के द्वारा वो पोस्ट दी गई है या उसको वो पावर दी गई है कि वो जुडिशरी में जो भी है उसको काम दिए गए हैं वो या तो अकेले करे या पूरे टीम के साथ करे। तो वो अगर लॉ ने उसको इस टाइप की पावर दी गई है तो उसको लॉ ऑफ एक्ट ऑफ जुडिशरी और या एज अ बॉडी दोनों ही कहा जाएगा। और व्हेन सच अगर इस टाइप का कोई एक्ट किया करता है जज या बॉडी ऑफ जजेस इज एक्टिंग जुडिशरी तो उस एरिया को या उस पर्सपेक्टिव को हम कोर्ट कहेंगे। ये डेफिनेशन सिर्फ वैसी ही दी गई है जैसे कि आईपीसी में प्रेस्क्राइब है सेक्शन नंबर 20 में। इसके बाद दिया गया है 6 में डेथ दी गई है जिसमें मीन्स ये बताया गया है कि द डेथ ऑफ अ ह्यूमन बीइंग अनलेस द कॉन्ट्री अपीयर्स फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट। किसी भी ह्यूमन बीइंग की अगर डेथ होती है तो वो इस डेफिनेशन क्लॉज के अंतर्गत आती है। अदरवाइज इसमें अगर किसी एनिमल या क्रिएचर की डेथ होती है तो वो इसमें काउंट नहीं की जाती है। आईपीसी के सेक्शन 46 में डेथ की डेफिनेशन बताई गई थी। 7 में डिसऑनेस्टी बताई गई। डिसऑनेस्टी मीन्स डूइंग एनीथिंग विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग रॉन्गफुल गेन टू वन पर्सन और रॉन्गफुल लॉस टू द अनदर पर्सन। सेक्शन 24 ऑफ आईपीसी में डिसऑनेस्टी को डिस्क्राइब किया गया था और यहाँ पे सब क्लॉज 7 में डिसऑनेस्टी को डिस्क्राइब किया गया है। इसमें सीधे सीधे तौर पे ये कहा गया है कि डिसऑनेस्टी का मतलब यही है कि कोई भी डूइंग एनीथिंग विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग रॉन्गफुल गेन, मतलब आप इस प्रकार का काम करते हैं, कुछ भी ऐसा काम करते हैं इंटेंशन के साथ कि रॉन्गफुल गेन हो एक पर्सन को और रॉन्गफुल लॉस टू अनदर पर्सन, है ना। एक पर्सन को रॉन्गफुल गेन हो रहा है, एक पर्सन को रॉन्गफुल लॉस हो रहा है और आपका इंटेंशन है, ठीक है, आप विद इंटेंशनली इस प्रकार का काम करते हैं तो डिसऑनेस्टी कहलाया जाएगा। अब रॉन्गफुल गेन किसको हो रहा है, रॉन्गफुल लॉस किसको हो रहा है, इसको हम एग्जाम्पल के तौर पे समझ सकते हैं। जैसे कि मान लो मैंने आपकी पेंसिल चुरा ली तो मुझे क्या हो रहा है, रॉन्गफुल गेन हो रहा है ना। गलत तरीके से मैंने आपकी चीजें ली तो दैट मीन्स मुझे रॉन्गफुल गेन हो रहा है। और क्योंकि मैंने आपकी पेंसिल चुराई दैट मीन्स आपको रॉन्गफुल लॉस हो रहा है। आपके एरिया से, आपके राइट से वो चीज जो है वो मैंने ले ली, है ना, तो आपको इस कथित तौर पे लॉस हुआ। तो यहाँ पे आपको लॉस हुआ तो आपको रॉन्गफुल लॉस हुआ और मुझे रॉन्गफुल गेन हुआ। और ये काम जो है मैंने इंटेंशनली किया कि आपको जानबूझ के कुछ हार्म करने के लिए, तो ये डिसऑनेस्टी कहा जाएगा। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं हम 8 में डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स मीन्स एनी मैटर express describe upon any substances by means of letter, figure, marks or by more than one of those means and include electronic and digital record intend to be used or which may be used as a evidence of that matter। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स, सारी चीजें वो डॉक्यूमेंट्स होती हैं, भले ही कोई लेटर में लिखे, हम फिगर में लिखे या मार्क में लिखे, पत्थर पे लिखे या पेड़ पे लिखे, हमने कुछ भी कोई भी डेटा या साइन या कुछ भी अपना ऐसा लिखा है जो हम एक एविडेंटरी तौर पे यूज करते हैं तो उसको डॉक्यूमेंट भी माना जाएगा। पहले उसमें पहले की जो डेफिनेशन थी सेक्शन 29 ऑफ आईपीसी में जो दिया गया था उसमें इलेक्ट्रॉनिक चीज के तौर पे थी, वो भी नहीं था, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल चीजें भी जोड़ी गई हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा एक डॉक्यूमेंट हो गया। इसमें एक्सप्लेनेशन भी दिया गया। एक्सप्लेनेशन 1 ये कहता है कि इट इज इमटेरियल बाय व्हाट means of upon what substance of letter and figure marks are formed whether the evidence is intent for or may be used court or not। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कोर्ट में यूज हो रहा है तो ही उसको हम डॉक्यूमेंट मानेंगे, अगर वो है दैट मीन्स वो डॉक्यूमेंट ही है। लेटर, फिगर, मार्क्स में किसी कहीं पर लिख दिया गया है तो उसको डॉक्यूमेंट ही मानेंगे। दैट्स ऑल टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।